नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्रुवसामनी नाटक। यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। ध्रुवसामनी एक ऐतिहासिक नाटक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक और पौराणिक कथानक पर ही आधारित है। तो इसमें गुप्त वंश के एक यशस्वी सम्राट थे समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक यशस्वी सम्राट थे। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि अपने जीवन में सारे युद्ध जीते। इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम है रामगुप्त। ये समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है और दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अपने जीवन काल में ही जब वो राजा थे, उन्हें आभास हो गया था कि हमारे बाद इस गुप्त वंश का जो उत्तराधिकारी होगा वह मेरा छोटा बेटा चंद्रगुप्त होगा, क्योंकि रामगुप्त अयोग्य है, उसके अंदर वह काबिलियत नहीं है, वह योग्यता नहीं है, वह कायर है। जयशंकर प्रसाद उसके विषय में बताते हैं कि वह नपुंसक है, क्लीब है, कायर है और वह विलास में, मदिरा में उसका मन लगा रहता है। हिजड़ों को बौनों के बीच में, नर्तकियों के बीच में उसका समय व्यतीत होता है। लेकिन चंद्रगुप्त एक साहसी वीर योद्धा है। तो समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में ही ये घोषणा करते हैं कि हमारे बाद इस सत्ता का उत्तराधिकारी मेरा छोटा बेटा चंद्रगुप्त होगा। और इसमें एक, जैसा कि नाटक का नामकरण है ध्रुवसामनी को समुद्रगुप्त किसी विजय में एक राजा की कन्या है जीत कर लाए हैं, तो उसे अपने छोटे पुत्र के वाग्दत्ता पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त के मरने के पश्चात जो समुद्रगुप्त का एक मंत्री है उसका नाम है शिखर स्वामी। ये शिखर स्वामी, ये इसका रोल वैसे ही है ध्रुवसामनी में जैसे कि महाभारत में शकुनी का था। तो ये बड़ा ही प्रपंची व्यक्ति है, छद्म व्यक्ति है, धोखेबाज है और यह गुप्त वंश के वैभव से इसे नफरत है और यह कुचक्र करके, जो कि रामगुप्त एक अयोग्य व्यक्ति है, उसे राजा बनाता है और ये तमाम तर्क देता है कि रामगुप्त बड़ा पुत्र है और ज्येष्ठ पुत्र ही राजा के योग्य है। तो रामगुप्त को ये राजा भी बना देता है और जो ध्रुवसामनी है, जो कि एक अनुपम सुंदरी है, उसका विवाह रामगुप्त से करा देता है। तो रामगुप्त की पत्नी ध्रुवसामनी है, ये पत्नी है रामगुप्त की। तो ध्रुवसामनी देखिए, ये रामगुप्त की पत्नी है और ये राक्षसी विवाह है। राक्षसी विवाह माने एक ऐसा विवाह है जो जबरन बलात् ढंग से किया जाता है। ध्रुवसामनी की जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन वह बेबस है, वह उपहार की एक वस्तु है और रामगुप्त जैसे क्लीब और नपुंसक व्यक्ति से उस अनुपम सुंदरी का शादी होता है। तो शिखर स्वामी के कुचक्रों से यह सब हो रहा है। सत्ता भी चंद्रगुप्त के हाथ से गया और जो उसकी वाग्दत्ता पत्नी थी ध्रुवसामनी भी उसके हाथ से चली गई। अब देखिए, इसमें एक पात्र है मंदाकिनी समुद्रगुप्त की पुत्री है, अर्थात रामगुप्त और चंद्रगुप्त की ये बहन है। ये मंदाकिनी बड़ी ही साहसी और बड़ी ही प्रगतिशील युवती है। तो इस नाटक में इसका जो चरित्र है वह प्रगतिशील युवती और साहसी महिला के रूप में किरदार में आया है। और देखिए, इसमें ये जो समुद्रगुप्त का ये साम्राज्य है, जैसे ही समुद्रगुप्त दिवंगत होते हैं और उसके बाद उस समय गुप्त वंश में, अगर इतिहास में आप जाएंगे तो उस समय भारत में शकों और हुणों का आक्रमण बराबर हुआ करता था। जैसे ही यह बात विदेशी जनता को पता चली
विदेशी शासक को पता चली कि समुद्रगुप्त का निधन हो गया है और रामगुप्त एक अयोग्य उत्तराधिकारी इसमें गुप्त वंश का राजा है, तो शकराज एक है, एक व्यक्ति है शकराज। वह पूरे गुप्त साम्राज्य को घेर लेता है और एक संधि प्रस्ताव भेजता है। क्योंकि रामगुप्त अयोग्य है और संधि प्रस्ताव शकराज अपने एक दूत है, उस दूत का नाम है खिंगिल। खिंगिल एक दूत है और इसी दूत से शकराज रामगुप्त के पास एक संधि प्रस्ताव क्या भेजता है? संधि प्रस्ताव। संधि प्रस्ताव भेजता है और इस संधि प्रस्ताव को यह खिंगिल लेके शिखर स्वामी और रामगुप्त के पास जाता है। अब देखिए, उस प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि या फिर आप हमसे युद्ध करें या फिर आप अपना साम्राज्य का कुछ अंश और आपकी जो पत्नी है ध्रुवसामनी उसे उपहार स्वरूप और हमारे जितने सामंत हैं सब सामंत के लिए एक सुंदर सुंदर स्त्रियां आपको देना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को जब खिंगिल जो है शिखर स्वामी रामगुप्त के पास लेके जाता है, क्योंकि दोनों ही बड़े कायर व्यक्ति हैं, इनके अंदर न देश प्रेम की भावना है, न धर्म है, न संस्कार है, ये इस समझौते को मान जाते हैं और रामगुप्त ध्रुवसामनी को उपहार स्वरूप भेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये बात चंद्रगुप्त को पता चलती है तो चंद्रगुप्त उसका विरोध करते हैं। तो ये नाटक देखिए 3 अंकों में है, इसमें 3 अंक है। तो पहले अंक में यहाँ तक है संधि प्रस्ताव तक का जो दृश्य है ये पहले अंक में दिखाया गया है। दूसरे अंक में, दूसरे दृश्य में चंद्रगुप्त को जब ये पता चलता है तो इसका चंद्रगुप्त विरोध करता है और चंद्रगुप्त एक स्वाभिमानी, एक धर्म व्यक्ति युवक है, वह ध्रुवसामनी को अपनी इज्जत समझता है, अपने कुल खानदान की इज्जत समझता है और वह ध्रुवसामनी की जगह पे स्त्री वेश में जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन ध्रुवसामनी नहीं मानती, ध्रुवसामनी भी उनके साथ जाती है और शक शिविर में शकराज जहाँ हैं वहाँ ध्रुवसामनी और चंद्रगुप्त जो कि स्त्री वेश में दोनों पहुँचते हैं और वहाँ शकराज से युद्ध होता है और शकराज की हत्या हो जाती है। तो शकराज की मृत्यु, ये जो शकराज हैं की मृत्यु ये दूसरे दृश्य में है। दूसरे दृश्य में यही दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। तीसरे दृश्य में जयशंकर प्रसाद ने ये दिखाया है कि शकराज की एक प्रेमिका है जिसका नाम है कोमा। कोमा शकराज से प्रेम करती है, जो आचार्य मिहिरदेव, एक कहें आचार्य मिहिरदेव, ये मिहिरदेव की पालित पुत्री है, धर्म पुत्री है कोमा, और यह कोमा शकराज से प्रेम करती है। जब कोमा को यह बात पता लगता है कि शकराज इस तरह से एक दुर्लभ संधि प्रस्ताव भेजा है तो कोमा उसका विरोध करती है, लेकिन शकराज यह कर टाल देता है कि यह मेरा एक राजनीतिक प्रतिशोध है, इसके चक्कर में आप न पड़े। और बाद में जब शकराज की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे अंक में कोमा ध्रुवसामनी के पास जाती है और शकराज के शव को लेकर के वह जाती है, लेकिन रामगुप्त के जो सैनिक हैं उसे रास्ते में ही कोमा का और मिहिरदेव, आचार्य मिहिरदेव का वध कर देते हैं। फिर आगे कथानक में रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है और ध्रुवसामनी जब इसका विरोध करती है, ध्रुवसामनी ये कहती है कि मैं अपने जीवन की स्वामिनी हूँ, मेरे अंदर भी ये इच्छा है कि मैं अपने पति का परित्याग करूं, अर्थात उसे तलाक लूं। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद पति परित्याग का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें तर्क ये देते हैं कि अगर जिसका पति नपुंसक हो, क्लीब हो, कायर हो, उसे पत्नी परित्याग कर सकती है। तो ऐसा जयशंकर प्रसाद समर्थन करते, अर्थात तलाक,
उसे आज की भाषा में अगर हम कहें तो तलाक का समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं। और जब रामगुप्त ध्रुवसामनी का कैद करना चाहता है तो चंद्रगुप्त उसका विरोध करता है और वह जो जंजीरों लौ श्रृंखलाओं को तोड़ देता है। और उसके बाद रामगुप्त पीछे से चंद्रगुप्त पर कटार का वार करना चाहता है। इतने में चंद्रगुप्त का एक सैनिक रामगुप्त का वध कर देता है और यहीं पर ये नाटक समाप्त हो जाता है। जयशंकर प्रसाद इस नाटक के माध्यम से 2-3 बात समझाने की कोशिश किए हैं, जैसे अनमेल विवाह। अनमेल विवाह यह अनुचित है। 1927 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था निर्मला। उसमें निर्मला और तोताराम का जो विवाह है वह भी अनमेल विवाह है। तो अनमेल विवाह का यहाँ विरोध किया गया है और पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है और पति परित्याग का भी समर्थन करते हुए जयशंकर प्रसाद दिखाई देते हैं। तो इस दृश्य अगर हम देखेंगे तो ध्रुवसामनी एक समस्या, ये प्रथम नाटक है जो समस्या प्रधान नाटक कहा जा सकता है। इसमें तमाम ऐसी समस्याओं को, वैवाहिक समस्याओं को जयशंकर प्रसाद ने उठाया है। और इसमें छोटे पात्रों में एक पुरोहित हैं। पुरोहित ये इस विवाह का समर्थन करते हैं। पुरोहित जी ये धर्म पुरोहित है। ये धर्म पुरोहित ये बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर पति अयोग्य है तो पत्नी उसका परित्याग कर सकती है, पुनर्विवाह कर सकती है। अगर अनमेल विवाह है तो उसे तोड़ा भी जा सकता है। ये धर्म पुरोहित जी यहाँ पर उनका एक छोटा सा रोल है। और इसके साथ साथ इसमें छोटे छोटे और पात्र हैं, जैसे सामंत कुमार हैं, नर्तकियाँ हैं, कोबड़ा है, हिजड़ा है, बौना है, जो कि रामगुप्त के साथ मनोरंजन के रोल में है। तो इस तरह से नाटक जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। ये मंच के दृश्य एक सफल नाटक है। जयशंकर प्रसाद कहे हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। आगे के जितने भी नाटककार हैं, प्रसादोत्तर जितने भी नाटककार हैं, ये जैसे मोहन राकेश हैं, ये रंगमंच को ध्यान में रख कर नाटक लिखा करते थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद इसके विपरीत थे। उनका कहना था कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। और आज जयशंकर प्रसाद की वह वाणी, जो कि 1900 छायावाद युग में कहे थे, उस वक्तव्य को आज जो 2022 चल रहा है, इस डिजिटल युग में ऐसे ऐसे फिल्म बन रहे हैं, बाहुबली जैसे फिल्म बन रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि नाटक के लिए ही रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच को ध्यान में रखकर नाटक लिखा जाए। मित्रों, यह छोटा सा वीडियो हमने इसलिए बनाया कि जयशंकर प्रसाद के नाटक तो पूछे जाते हैं, कभी कभी आयोग इसमें अंदर जा कर के प्रश्न बना देता है और तब आपको लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो आयोग स्वतंत्र है प्रश्न बनाने के लिए। आयोग को आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग ने अगर लिख दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें फिर वो बृहद है, उसमें वो कहीं से जा कर के प्रश्न बना सकता है। तो इसे आप मत सोचिएगा कि ये जो है हमारे पाठ्यक्रम के बाहर की चीज़ है। ये ज्ञान है और ज्ञान को जितना ही सजाया जाए, जितना ही संचित किया जाए, जितना एकत्रित किया जाए, वह आपके लिए हितकर है। तो ये वीडियो आपको, हमें निश्चित है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। इसे आप लोग अपना स्नेह प्यार दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। जय हिंद।